हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र में विद्वान हैं और हम इस क्षेत्र में हैं भी नहीं और ये सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी नए हैं। हम कुछ भी गलत बोलेंगे तो एकदम सर पकड़ लेंगे, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा और डर डर के बोलना नहीं, पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। गलत बोलूँगा तो आप हमें बता दीजिएगा, नहीं, क्योंकि हम नए हैं। आपका अनुभव, आपकी जो छवि है देश दुनिया में, एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार के रूप में है और बहुत अच्छा आपकी कविताओं के बारे में जब लोग मंच से बोलते हैं ना, ये अनिल कार्की की लिखी हुई कविता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी लिखी हुई कविताएं लोग भी पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत डिजिटल वाणी में आप। शुक्रिया। एक तो सोमेश्वर घाटी को नमन। बहुत ही सुंदर घाटी है। उत्तराखंड में जितनी घाटियाँ हैं उनमें से सबसे सुंदर घाटी है वो अपने आप में। तो वो तो वैसे ही साहित्यिक और काम धाम खेती किसानी के लोगों की जो है भूमि है। तो वहाँ के सभी देखने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ अपनी तरफ से और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पहाड़ के प्रति, अपने जड़ों के प्रति हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमको जानते हैं, जिनसे हमने बात की। बल्कि मेरा आना जाना भी खूब है उस घाटी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, जब जब सोमेश्वर घाटी की बात होती है तो आपका नाम भी उसमें शामिल हो ही जाता है। हाँ। हम अनिल कार्की को क्या समझें? एक साहित्यकार केवल, या विद्रोही कवि, या पहाड़ प्रेमी कवि, या क्या समझें हम अनिल कार्की? कौन है अनिल कार्की? अनिल कार्की है। हाँ। बस उसके अलावा बाकी कुछ होना मेरे बस में नहीं है और कभी आया भी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मुकम्मल होने की जो वो होती है ना, ट्रेनिंग, मुकम्मल होने का जो काम होता है वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर। जैसे चींटियाँ अपनी भाभी निरंतर बनाते रहती है, मधुमक्खियाँ अपना शहद निरंतर ढूंढती रहती है, कभी ये नहीं कहती कि हमारा ढाड़ भरी गो, अब हमने बनूनू के बेने अपनी कॉलोनियाँ हमेशा बनाती रहती है। तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और बहुत सारी कमियाँ हैं मुझ में। बहुत सारी खूबियाँ तो पता नहीं, लेकिन कमियों के बारे में मुझे पता है। तो कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे ठीक किया जाए, या क्या नया सीखा जाए, क्या नया पढ़ा जाए, क्या नया लिखा तो बहुत कम, अब तो कम लिखा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, कैसे मुकम्मल इंसान बन सकता हूँ, कैसे मैं अपने लोगों के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपने नए लोगों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने पुरखों के लिए कैसे इसको और बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल, जब जब साहित्य की बात आती है तो हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं होता, उतना ज़्यादा साहित्य है। लेकिन फिर भी आपने इतने साहित्य पढ़े हैं, तो साहित्य में कुछ ऐसी कमी भी है जो आपको लगता है कि अभी और होनी चाहिए, यहाँ पर चूके हैं कुछ लोग? नहीं, किताबें दोस्त भी होती है और कई बार किताबें दुश्मन भी होती है। मैं मतलब किताबें दोस्त होती है, इसको कम मानता हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं इससे कई बार निर्भर होता है, और मुझे ये लगता है कि पढ़ने के लिए बहुत विपुल है। अगर बहुत ज्ञानी आदमी कोई हो गया है तो उसको एक बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर बिठा दो और सारी किताबें दिखा दो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसे कुछ नहीं आता, क्योंकि इतनी सारी किताबें, इतना सारा नॉलेज दुनिया में पड़ा है। केवल किताबों में ही नॉलेज नहीं है, जीवन में भी नॉलेज है। जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, जिन्होंने चीज़ों को देखा, समझा और आसपास डीप ऑब्जर्वेशन किए, जंगलों को देखा, जानवरों को देखा, लोगों से मिले, दूसरे के सुख दर्द दुख को साझा किया, दूसरों के एहसासों को समझे, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं। हमारे लिए पढ़े लिखे का मतलब अक्सर नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब है दूसरों की चीज़ों को समझना, बिल्कुल। दूसरे के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को बराबरी का सम्मान देना, ये हमारे लिए, क्योंकि लिटरेचर के लोग हैं। बिल्कुल, अनेक लोग ऐसे भी हैं जो स्कूली शिक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन उनसे इतना कुछ सीखा जा सकता है जो स्कूली शिक्षा से भी नहीं सीखा जा सकता। अपने आप में बड़ी बात है। स्कूली शिक्षा नागरिक बनाती है, क्योंकि वो आपको नागरिक बनाती है, एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है देश के लिए। और जो हमारी परिवेशीय शिक्षा है वो हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन बनाती है, कि कैसे एक दूसरे से मिलना है, बात करना है, कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे के दुख सुख को समझना है। तो दोनों ज़रूरी है एक इंसान के, दोनों, औपचारिक भी, अनौपचारिक शिक्षा भी। औपचारिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। दर्शक हमसे पूछते हैं कि अनिल कार्की के लिखे हुए हमने अनेक किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनके लिखे हुए गीत हैं या नहीं हैं हमें पता नहीं है। अगर कोई गीत है तो वह बताइए, अगर नहीं है तो कब गीत लिखने वाले हैं? दो गीत है। कौन कौन से? एक तो वो है, वो गाए है मयंक ने। एक मैंने क्या था ना, एक सुनतारा तानिकोवो है, जापान का एक पोएट है, जिसका एक लोरी थी, मतलब एक कविता है उसकी, उसको रिक्रिएट किया था मैंने। उसका नाम है चेली। तो उसको मयंक ने गाया है, वो ऑनलाइन है। सुनतारा तानाकोवा की जो कविता है वो बहुत सुंदर है। उसमें एक लड़की अपनी माँ से पूछती है कि नदी कहाँ से आती है, कहाँ बहती है। किले की जो अमर पहाड़ सुने, वहाँ लोंडाक बार में जल लोरी छन, बहुत मतलब जो पुरुष बहुत है वो बारे में।
जो भौ चेल भौचू वो बारे में लोरी नान पूरी दुनिया में नहीं मिलती, लड़कियों की लोरियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो मुझे वो सुनतारा तानिकोवो की जो कविता थी वो इतनी अच्छी लगी, तो उसका हमने रिक्रिएशन किया। ईजाओ ईजा एक बात बता दे करके है वो, ईजाओ ईजा करके चेली नाम से, उसको मयंक ने गाया। मयंक बहुत प्रतिभावान गायक है यार, रहमान के स्कूल से पढ़े हैं, उनके साथ काम करते हैं। चलते और चलते एक वो है, एक और गीत है तेर मेरा हीटिया का बाटा दुबाटा, वो भी उसी के चैनल में है। एक अभी गणेश ने गाया नेपाली में, कोरालू को फूल माया कोरालू को फूल। तो ये है, मतलब ये लिखने का क्या। बिल्कुल, चलते चलते अंतिम प्रश्न थोड़ा सा ऊपर को आइए, मुझे लगता है कि फ्रेम से हम बाहर जा रहे हैं कि पहाड़, सभी लोग अपने टाइटल के पीछे आप लगाने लग गए पहाड़ी, पहाड़पन। आखिर क्या है पहाड़, क्या है पहाड़पन? क्या आपकी नज़रों में केवल पर्वत होना ही पहाड़ है या उसके दूर भी कोई दुनिया है? पहाड़ तो कहीं भी मौजूद हो सकता है। मैं शहर में हूँ, मेरे भीतर भी एक पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ दुख का पहाड़ नहीं है केवल। जैसे कि पूरी दुनिया में जो मिथक है ना पहाड़ को लेकर के, दुख संघर्ष, वो तो सभी जगह मौजूद है, लेकिन हमारा पहाड़ बहुत सतरंगा है। उसमें दुख भी है, संघर्ष भी है, सब कुछ है उसमें, तो और हर तरह का है। और हमारे लिए पहाड़ बेसिकली तेबो नहीं है, पिरामिड नहीं है। जैसे रोमन मतलब सभ्यताओं में पिरामिड बनता था ना, वो पिरामिड नहीं है, वो मृतों की कब्रगाह है। जो पिरामिड है वो पिरामिड नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हमारा पहाड़ जीता जागता धड़कता पहाड़ है। और हम कहीं भी जाएं, मैदानों में जाएं, शहरों में जाएं, अपना पहाड़ अपने सीने में और कई बार तो चेहरे में भी लेके चलते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर अनिल कार्की जी हमारे साथ थी, बहुत ही शानदार बातचीत रही। आपको भी उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने इनके बारे में नहीं जाना तो ज़रूर खोजिए, गूगल सर्च मारिए, क्योंकि इनकी छवि तो वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई लोग जो इस क्षेत्र में नए आते हैं ना, वह कभी हो सकता है ऐसा, वैसे होगा नहीं। तो देखते हैं डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।